also be uploaded on the YouTube. अच्छा, नाउ हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशन हमें ये बताती है कि कितने परसेंटेज से डिमांड या फिर क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। द रिस्पॉन्सिवनेस, बेसिकली द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, दैट हाउ अ कंज्यूमर रिस्पॉन्ड्स टू द चेंजेस इन प्राइस। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस ऑफ हाई रिस्पॉन्सिवनेस एंड लो रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अब लो रिस्पॉन्सिवनेस और हाई रिस्पॉन्सिवनेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब कस्टमर क्विकली रिएक्ट करे ना टू अ चेंज इन प्राइस, ठीक है, उसे हाई रिस्पॉन्सिवनेस कहेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कहीं सेल लगी तो आप देखते हैं वहां जो है ना वो बहुत ज्यादा रश लग जाता है, ठीक है ना, और वो लाइकली ब्रांड्स पर सेल लग रही होती है, ठीक है। तो वहां प्राइस थोड़ी सी भी रिड्यूस होगी तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा परसेंटेज से बढ़ेगी। और आप विदाउट सेल ब्रांड्स पर देखते हैं इतना कोई खास ट्रैफिक नहीं होता वहां, इतना कोई खास रश नहीं होता। एज फार एज द लो रिस्पॉन्सिवनेस गुड्स आर कंसर्न या लो रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड इज कंसर्न, तो कंज्यूमर जो है वो क्या करते हैं, वो कभी भी तेजी से रिएक्ट नहीं करते, बहुत स्लोली या बहुत लेजीली रिएक्ट करते हैं टू अ चेंज इन प्राइस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ नेसेसिटी या सॉर्ट ऑफ नेसेसिटी होते हैं कि जिसके केस में अगर प्राइस ज्यादा परसेंटेज से बढ़ भी जाए तो क्वांटिटी बहुत कम परसेंटेज से गिरती है। इसके रीजन ये है कि आपके पास ये जो नेसेसिटीज हैं, जरूरतें होती हैं जिंदगी की, तो उसके केस में ये चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि आप जो है वो जितने परसेंटेज से प्राइस बढ़ रही है उतने ही परसेंटेज से क्वांटिटी भी गिरा दें। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट चार्जेस महंगे भी हो जाते हैं तो हम लोग उसकी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा परसेंटेज से नहीं गिरा सकते थे। हम कोशिश करते हैं कि हम लाइट फैंस पे कंट्रोल करें, एसी पे, फ्रिज पे, माइक्रोवेव पे कंट्रोल करें, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग खाना पकाना छोड़ दें, हम लोग सोना छोड़ दें, हम लोग जो है वो गर्मी में मर रहे हैं, ये ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज होती है हमारे पास टर्म हाई रेस्पॉन्सिवनेस और लो रेस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट मेरे पास जो अगली हेडिंग आ जाती है वो है द डिग्रीज of price elasticity of demand। अच्छा, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास बेसिकली 5 होती है, ठीक है ना। एक एक को अंडरस्टैंड करेंगे और उसको सही से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो आता है दैट इज इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड की अगर बात करें और उसको पीडी से कनेक्ट करें तो पीडी में अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पर करवाऊंगा जो कि मैंने लास्ट क्लास में नहीं करवाई थी। वो है हमारे पास द फॉर्मूला टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का हमारे पास फॉर्मूला बेटा होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास कहलाएगा द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब देखो, परसेंटेज चेंज कई दफा एग्जाम में हमें दिया हुआ होगा और कई दफा एग्जाम में हमें नहीं दिया हुआ होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो बेटा परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम अपने पास फॉर्मूला यूज करते हैं न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी ओवर ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेसिकली क्या परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। आपके पास एग्जाम में कोई नई क्वांटिटी दी हुई होगी, एग्जामिनर आपको बताएगा कि पहले एक चीज की क्वांटिटी डिमांड 10 यूनिट्स थी, अब उसकी क्वांटिटी डिमांड 12 यूनिट्स हो गई है, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लें या ये फॉर्मूला लगा दें, ठीक है ना। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाएगा। और अगर बात करें परसेंटेज चेंज इन प्राइस की तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, फर्क सिर्फ ये है कि क्वांटिटी की जगह हम लोग प्राइस लिख देंगे, दैट इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस
ओवर ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा मेरे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है ना। अब बेसिकली हमारे पास जब भी हम पीईडी का फॉर्मूला निकालेंगे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, और अगर अगर वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा इलास्टिक डिमांड। अब सवाल ये है कि इलास्टिक डिमांड पढ़ने से पहले ग्रेटर देन 1 वैल्यू का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है ना। जैसे ही मतलब समझेंगे वैसे ही हमारे पास इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन के साथ साथ डिराइव हो जाएगी। इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन हमें सिंपल टर्म्स में ये बताती है कि अगर आप प्राइस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना, अ स्मॉल परसेंटेज चेंज इन प्राइस brings a larger percentage change in quantity demanded। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि अगर आप प्राइस को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके गुड की क्वांटिटी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा परसेंटेज से चेंज हो जाती है। रीजन उसके पीछे ये है कि ये वो गुड्स होते हैं जिसमें कस्टमर की रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो हाई होती, कस्टमर क्विकली रिस्पॉन्ड कर लेता है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन में लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, अ स्मॉल परसेंटेज change in price brings a larger percentage change in quantity demanded। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरीके के गुड्स जो होते हैं ना जिनकी इलास्टिक डिमांड होती है उसके केस में हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है। ठीक है ना। अब हम ये देख लेते हैं जरा कि ये जो ग्रेटर देन 1 की वैल्यू आ रही है, इस ग्रेटर देन 1 की वैल्यू का मतलब क्या है, किस तरीके से ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्या रीजन है। देखो हमारे पास इसको वैल्यूज में अंडरस्टैंड करके चलते हैं। हमारे पास हमारा परसेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। हम अज्यूम करते हैं हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या होगा, नोट करें डेफिनेशन में, वो कह रहा है स्मॉल परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी अगर प्राइस की बात करूं तो प्राइस तो नीचे लिखा जाता है, तो मैंने लिख दिया भाई प्राइस में आ रहा है 1% का चेंज। ठीक है। ये कह रहा है स्मॉल परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। ब्रिंग्स अ लार्जर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो अगर प्राइस में 1% चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में लेट्स से 2% चेंज आ रहा है। तो हमारे पास जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है पीईडी के अंदर तो हमारे पास 2 डिवाइड बाय 1 का आंसर बेटा 2 ही आएगा, और हमें पता है कि ये जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, राइट। तो जब भी पीईडी 2 आएगा या 1 से ग्रेटर आएगा या वो 1.1 भी क्यों ना हो, ठीक है ना, तो वो इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है इलास्टिक डिमांड की, कि प्राइस में कम परसेंटेज के चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा परसेंटेज चेंज आता है। क्यों? क्योंकि उसके केस में कस्टमर्स की रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो हाई होती है। अब कस्टमर की रिस्पॉन्सिवनेस हाई इसलिए होती है, जरा समझ लेते हैं कि जो हमारे पास बेटा इलास्टिक गुड्स होते हैं ना, ठीक है ना, या ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इलास्टिक होती है, इनके हमारे पास जो है देयर आर हाई नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स। तो सीधी सी बात है, जब हाई नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे तो इसके केस में कस्टमर्स के लिए वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस हो गई, तो वो इजीली स्विच कर सकता है। यानी जब वो मार्केट में देखेगा कि एक गुड ने अपनी प्राइस बढ़ा दी है, वो फौरन से दूसरे गुड पे स्विच हो जाएगा, तभी उसकी रिस्पॉन्सिवनेस हाई है क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इन गुड्स की बात करें तो ये मेरे पास होते हैं लग्जरी गुड्स। ठीक है ना। अब लग्जरी गुड्स आ गए तो बेटा मैं इलास्टिक गुड्स की एग्जांपल यहां पर ले लूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कह दिया द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक गुड इज ब्रांडेड वॉचेस। अब आपके पास
इलास्टिक डिमांड क्या क्या मतलब हुआ? A small percentage change in price brings a larger percentage change in quantity demanded due to high responsiveness. इसी तरीके से अगर इलास्टिक डिमांड में और डेप्थ में जाएं तो ये हमारे पास जो है, हम कह सकते हैं, इनको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कहलाते हैं सुपीरियर गुड्स। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर इलास्टिक डिमांड की जब बात करें तो अब जाहिर सी बात है, हमने जब इलास्टिक डिमांड को पढ़ लिया तो अब इलास्टिक डिमांड की डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना। डायग्राम किस तरीके से बनेगी, नोट करना बेटा। हमने सबसे पहले अपने पास बनाने दो एक्सिस। ठीक है। बेसिक दो एक्सिस बना लिए हमारे पास, हमने प्राइस मेंशन कर दिया, यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड मेंशन कर दिया। सही है। अब लॉ देखें बेटा, लॉ बोलता है कि आपके पास प्राइस और क्वांटिटी का जो लॉ है वो नेगेटिव है, यानी कर्व तो जो बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोप ही बनेगा। ठीक है। मगर कर्व डाउनवर्ड स्लोप जब बनेगा तो बेटा हमें इसका जो डायग्राम बनाना है वो बनाना है स्लांट स्लोप। ठीक है ना। बेसिकली अगर हम इसका रिवीजन करें अपने बेसिक डिमांड का, ठीक है ना, ये हमारे पास हमारा बेसिक डिमांड आ गया, वो कुछ इस तरीके से बनता था। जब भी हमें अपने बेसिक डिमांड को इलास्टिक डिमांड में कन्वर्ट करना होगा बेटा, तो हम सबसे पहले एक वॉल क्लॉक बनाते हैं। ठीक है ना। इस वॉल क्लॉक में एक नीडल बना देते हैं वॉल की क्लॉक की। ठीक है ना। ये हम अज्यूम करेंगे ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। अब हम अपने इस नीडल को जब घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, मैं यहां लिख भी देता हूं साथ साथ ताकि आपको याद रहे, एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो हमारा नॉर्मल डिमांड जो है वो एक इलास्टिक डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट करना बेटा, मैं डायग्राम बना रहा हूं कि हमारे पास एक इलास्टिक डिमांड यहाँ पर ड्रॉ कर लिया हमने। प्रूफ करेंगे ये इलास्टिक क्यों है। ठीक है ना। नोट करना बेटा, साथ साथ रहना। हम अपने पास सबसे पहले अपना बेसिक पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट ए, जिससे हमारी बेसिक प्राइस और बेसिक क्वांटिटी आ गई। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि जब आप प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाएं तो क्वांटिटी जो है वो ज्यादा परसेंटेज से गिरनी चाहिए। तो बेटा ये चीज हमारे पास अप्लाई हमें करनी होगी। देखते हैं बेटा, जब हमने यहाँ पर आप देखें प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है, फ्रॉम पी टू पी वन, एरो का साइज देखिए बहुत छोटा सा है। आप सबसे पहले तो अपने ग्राफ पर मूव हो गए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी डिमांड का रिडक्शन देखें ज्यादा आ रहा है। ठीक है। तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज्यादा परसेंटेज से रिड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से जब आप प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, यहाँ पर देखें, नोट करें पी से पी टू, तो आपकी जो है सबसे पहले मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और आपकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो जाती है, दैट इज क्यू डी टू। तो यहाँ पर मुझे प्रूफ मिल रहा है कि हमारे पास हाई रिस्पॉन्सिवनेस है। ठीक है ना। तो बेटा एग्जाम के अकॉर्डिंग ये डायग्राम किस तरीके से बनेगी, मैंने आपको बेसिक इसके हिंट्स दे दिए कि आपने अपने नॉर्मल डिमांड कर्व को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर डायग्राम बनानी है। ठीक है। और वो आपका जो है वो स्लांट स्लोप बन रहा होगा। ठीक है ना। एक माउंटेन्स की जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ माउंटेन स्लांट स्लोप होते हैं, कुछ माउंटेन स्टीप स्लोप होते हैं। ठीक है। तो बेटा ये बेसिकली आपके पास स्लांट स्लोप हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर So कोई how प्रॉब्लम नहीं है is तो this graph any different from other graphs?
because this shows different changes of price and quantity demand. It is the same downward sloping demand, but it shows the different relation regarding the product. If you are talking about uh, women clothing, right? Women clothing brand, when there is a sale on that brand, there are a lot of women going to that particular store and buying handsome amount of items. So this is the only it is a demand curve, fair enough, it is a demand curve, no worries with that, but it's not a normal demand curve, it's an elastic demand curve. Okay. So, like, where does it differ, the elastic demand curve and demand curve? It differ regarding the type of a product. When we studied demand, we just considered a general case how the demand curve comes into existence. Now we are moving into the depth, and we knew that it's not just the simple demand. Demands are of different type. This is the 1 degree of elasticity, then we'll move on to the inelastic demand. Okay. Yes, sir. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इलास्टिसिटी के अंदर जो डिग्रीज की हम बात कर रहे हैं, तो डिग्री नंबर 1 कंप्लीट है और डिग्री नंबर 2 की हम बात करते हैं, दैट इज इनइलास्टिक डिमांड. ठीक है. इनइलास्टिक डिमांड में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन 1. बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लेस देन 1 का क्या मतलब होता है और ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब होता है. ग्रेटर देन 1 की तो हमने बात कर ली, अब लेस देन 1 की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. ठीक है ना. तो जब भी हम लोग पीईडी की बात करेंगे और उसमें जब हम इनइलास्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास प्राइस ज्यादा परसेंटेज से चेंज हो रही होगी, मगर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बहुत कम परसेंटेज से चेंज हो रही होगी. ठीक है ना. ऐसा होता क्यों है, दैट्स द क्वेश्चन. ऐसा इसलिए होता है हमारे पास, सबसे पहले तो इसके लॉ को करेक्टली लिख लें कि प्राइस ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज होगी भी तो क्वांटिटी बहुत कम परसेंटेज से रिड्यूस होगी, और अगर प्राइस ज्यादा परसेंटेज से डिक्रीज भी हो जाए तो क्वांटिटी बहुत कम परसेंटेज से ही इंक्रीज होगी. ठीक है ना. ऐसा इसलिए होता है कि सबसे पहले तो इस केस में कस्टमर की रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो होती है लो रिस्पॉन्सिवनेस. आपको लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब पता है कि कस्टमर जो है वो क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं करता. डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है a larger percentage change in price brings a smaller percentage change in quantity demanded. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इस केस में कस्टमर की रिस्पॉन्सिवनेस लो होती है. ठीक है ना. अब इसकी जो वैल्यू की अगर बात करें, तो जब भी बेटा पीडीएम कैलकुलेट कर रहे होंगे और हमारे पास वैल्यू आएगी लेस देन 1, तो वो वैल्यू लेस देन 1 इनलास्टिक तो कहलाएगी, लेकिन वो लेस देन 1 वैल्यू कैसे आएगी, कब आएगी, कि जब प्राइस में ज्यादा परसेंटेज का चेंज है. यानी मैं अब प्राइस में वाइस वर्सा केस लिख देता हूँ, 2% का चेंज आ रहा है प्राइस में और उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी में जो है वो उससे कम चेंज है, दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 1%. तो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5, एंड 0.5 इज लेस देन 1. ओके. ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया 0.5. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, अगली चीज को देखते हैं. जैसे ही मैंने अपने पास ये टर्म इनइलास्टिक को समझ लिया, अब देखते हैं कि इनइलास्टिक गुड्स की बात करते हैं. तो हमारे पास देयर आर लो नंबर of close
सब्स्टिट्यूट्स। तो जब लो नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो कंज्यूमर्स के लिए स्विच होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको और डेप्थ में इसकी जाए तो ये मेरे पास जो है वो नेसेसिटी गुड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दे दूं तो आपने यहाँ पर एग्जांपल में कह दिया भाई फूड, ठीक है ना। अब फूड में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। आप अगर बात कर लें इन गुड्स की तो यहाँ पर जब हम इलास्टिक पर रहे थे हमने ब्रांडेड वॉच एग्जांपल दी ना, ठीक है ना। तो यहाँ हम बेसिक वॉच एग्जांपल दे देंगे, ठीक है ना। फूड के अलावा आपने लिख दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल टाइम जरूरी है, ठीक है ना, बेसिक वॉच, ठीक है ना। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है बेसिकली इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। अब हम अपने पास क्या करेंगे बेटा, इसकी भी डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे, ठीक है। तो हमने अपने पास बेटा सबसे पहले यहाँ पर दो एक्सेस ड्रॉ कर लेने, ठीक है। एक तरफ मैं मेंशन कर दूंगा मेरे पास प्राइसेस हैं, दूसरी तरफ मैं मेंशन कर दूंगा मेरे पास क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है ना। बेटा वही तरीका आपको जिस तरह मैंने इलास्टिक में समझाया था, यहाँ पर स्लांट स्लोप नहीं बनेगा बल्कि यहाँ पर बनेगा स्टीपर स्लोप ऑफ द डिमांड। तो बेटा रिवीजन करेंगे, हमने अपने पास जो बेसिक डिमांड बनाया था वो किस तरीके से बनाया था, इस तरीके से एक नॉर्मल डिमांड बनाया था, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग बेटा एक वॉल क्लॉक को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास ये आ गई एक वॉल क्लॉक, इस वॉल क्लॉक के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे, इसकी नीडल बना देते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक सा जो है वो डिमांड कर्व यहाँ बन जाता, सही है। इस बेसिक डिमांड कर्व को हम अब कन्वर्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज की जगह इसको हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यानी अब जब मुझे अपने नॉर्मल डिमांड कर्व को इन इलास्टिक कर्व में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, यानी कुछ इस तरह, ठीक है। तो अब नोट करें डायग्राम को, मैं अपने पास अपने डिमांड कर्व को जो है जब ड्रॉ करूंगा अपने डिमांड कर्व को इस तरह बना दूंगा, ठीक है ना। अब जब मैं इस तरह अपने डिमांड कर्व को बनाता तो ये मेरे पास बेसिक डिमांड आ गया, ठीक है। बेसिक प्राइस बी, बेसिक पॉइंट पॉइंट ए, और ये आपके पास बेसिक क्वांटिटी डिमांड आ गई, ठीक है। आप जब अपनी प्राइस को ज्यादा परसेंटेज से गिराएंगे, नोट करें पहले हम इंक्रीज करें, चले पहले हम इंक्रीज का देख लेते हैं। जब हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं फ्रॉम पी टू P1, ठीक है ना। ये मैंने इंक्रीज शो कर दिया, देखिए कितने ज्यादा परसेंटेज से आपके पास इंक्रीज शो हो रहा है। तो सबसे पहले मूवमेंट हो गई फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो आप नोट करें बहुत कम परसेंटेज से रिड्यूस हो रही है। और इसी तरीके से अगर हम अपने पास यहाँ पर प्राइस को ज्यादा परसेंटेज से रिड्यूस कर दे फ्रॉम पी टू P2, आप एरो का साइज देखें, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बहुत कम परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। दैट इज QD2, ठीक है। और आप मूव हो रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो दिस इज the diagram of inelastic demand which will show that there is low consumer responsiveness. Price ज्यादा परसेंटेज से बढ़ भी जाती है तो क्वांटिटी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है बेटा, अगर फूड महंगा होगा तो आपके पेट का साइज छोटा नहीं हो जाएगा, और अगर फूड सस्ता भी हो जाएगा तो आपके पेट का साइज बड़ा नहीं होने वाला। मगर बेसिकली इलास्टिक डिमांड के अंदर इलास्टिक गुड्स आपके बेसिकली वांट्स होते हैं। अ ह्यूमन बीइंग इज नेवर हंगर बीस्ट, ठीक है ना। चले गाइस कंफर्मेशन दें, समझ आया या नहीं समझ आया? Yes, sir. ठीक हो गया, ऑलराइट बेटा।
So can you explain the 1/2 half? Why did you write that? The calculation, beta, I just wrote that there's a larger percentage change in price. I assumed it to be 2, and a small percentage in change in quantity demand, and I assumed it to be 1. आपको पीईडी का फॉर्मूला याद है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? अभी फॉर्मूला करवाया था मैंने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है 0.5, ठीक है ना? तो इसका ये मतलब है, बताने का मकसद ये है कि जब भी 0.5 आपका आंसर आएगा बेटा, तो वो हमेशा कहलाएगा कि आपके पास आपका जो डिमांड है वो है इनइलास्टिक। और जब भी आपके पास आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा, इधर देखें, ये आ रहा है आपका ग्रेटर देन 1, तो आपके पास आपकी जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, अगले केसेस देख लेते हैं। अब हमारे पास जो ये 2 केसेस थे ना, ये रियलिटी से काफी हद तक लिंक थे, ठीक है ना? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यहाँ पर रियलिटी से। मगर जो अगले केसेस हम करेंगे ना, वो रियलिटी से एक पॉइंट पे आके कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो जरा उनकी सबसे पहले केस नंबर 3 की हेडिंग डालने से पहले, ये मैंने केस नंबर 3 लिख दिया, केस नंबर 3, ठीक है? ये सारे जो मेरे केसेस कहलाएंगे ना, वो कहलाएंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर दे विल बी एक्सट्रीम केसेस ऑफ पीईटी, ठीक है ना? तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी फर्स्ट 2 थी, और अभी भी जो है वो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज ही चल रही है, मगर जो अब केसेस होंगे ना, वो एक्सट्रीम केसेस ऑफ पीईडी कहलाएंगे, ठीक है ना? तो हमारे पास यहाँ पर केस नंबर 3 वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की अगर हम बात कर लें बेटा, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जो हमारे पास वैल्यू आती है, वो वैल्यू आती है इन्फिनिटी, ठीक है ना? या इन्फिनिट आप कह लें, एक ही बात है। ओ माय गॉड, सही है, इसकी इन्फिनिटी या इनफाइनाइट वैल्यू आती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास यहाँ पर जब हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, देखो पहली बात तो ये समझनी है आपको कि ये केस आपके रियलिटी से कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे, सही है? नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की सबसे पहले हम जो है ना, इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्किंग करता है, और उसकी जब पीडी की वैल्यू आएगी तो किस तरह आएगी, क्या आएगी, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पहली बात अकर कहाँ करता है उसको ये समझ लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अकर करता है बेटा आपका एक परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है बेटा? a situation where there are thousands of firms producing and selling same goods। अब मुझे आप एक बात बताएं, जब हर बंदा, हजारों दुकानें हैं, ठीक है ना, और हर बंदा एग्जैक्टली सेम गुड बेच रहा है, फ्लोरेट एंड अनुषा, हर बंदा एग्जैक्टली सेम गुड बेच रहा है, प्राइसेस क्या होंगी, सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? Different. Therefore prices remain So different.
Hello. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने की वजह से आपके कस्टमर्स इजीली स्विच हो सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर देयर इज परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज इन पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है किस लिहाज से, व्हाट प्राइस टू पे। कस्टमर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता कि आप मेरे पास से गुड लें, मेरे पास कम प्राइस है, क्योंकि मार्केट में कस्टमर की नॉलेज परफेक्ट होती है, ठीक है। और यहीं पर आपके पास अगर कंज्यूमर्स के बाद प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कोई कस्टमर अगर करेगा कि भाई मुझे दूसरा वाला कम पैसे चार्ज करा, तो प्रोड्यूसर से कहेगा आप वहां से जाकर ले लें, क्योंकि उन्हें पता है व्हाट प्राइस टू चार्ज। दूसरी चीज ये बेसिकली, ये जितनी भी दुकानें होती हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं इस पर्टिकुलर मार्केट यानी परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के अंदर, ये कहलाते हैं, दे आर द प्राइस टेकर्स, ठीक है ना। अब प्राइस टेकर का बेसिकली क्या मतलब है, बेसिकली द मार्केट शेयर is so small that a single producer cannot exert pressure to change the price. Therefore, they are the price takers, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल क्या होगी कि एक लार्ज फर्म, ठीक है ना, जो कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके वही प्राइस डिसाइड करेगा और फिर उसकी प्राइस को बाकी सारे फर्म्स फॉलो करेंगे। एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर हम टोयोटा कार की बात करते हैं, टोयोटा कंपनी की बात करते हैं, तो टोयोटा कंपनी इज द वन हु इज डिसाइडिंग द प्राइस, ठीक है ना। और जितने भी शोरूम्स वाले हैं वो टोयोटा कंपनी की प्राइस से ऊपर या नीचे गुड्स को नहीं बेच सकते, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली एक फर्म है जो कि प्राइस डिसाइड करता है, जो कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वो प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करेगा
ठीक है ना। दिस इज द बेसिक प्राइस P, दिस इज द बेसिक क्वांटिटी ट्रेडेड। ये हमारे पास एक मार्केट की सिचुएशन है, ठीक है। अज्यूमिंग कि ये आपके पास टोयोटा या होंडा कंपनी है, सही है ना। अब इसी प्राइस को अगर पाकिस्तान की एक ही कंट्री की एक टाइम पे बात होगी, ठीक है ना, तो इसी प्राइस को जो है बेटा सारे शोरूम्स वाले जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली प्राइस यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। दिस इज द बेसिक डिमांड कर्व एंड दिस इज द बेसिक प्राइस। बहुत अजीब सा डिमांड कर्व बन रहा है, ठीक है ना, बहुत ही डिफरेंट किस्म का डिमांड है, ठीक है। मगर ये वो प्राइस है और ये वो डिमांड है जो कि बेसिकली इंडस्ट्री का होता है। अब यहाँ पर आपके पास जो है आपने पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट किया, आपने अपनी क्वांटिटी डिमांड निकाली, दैट इज क्यूडी। अगर आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बात कर लें गाड़ियां, तो उसमें प्राइस में बार्गेन नहीं होता बेटा, ठीक है ना। वो आपको कभी भी जो मार्केट की प्राइस डिसाइडेड है उससे कम प्राइस में गुड दे ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि वो बेसिकली खुद से अपनी प्राइस तो बना नहीं रहा, वो तो प्राइस टेकर है, सही है ना। और ये आपके पास आ गई क्वांटिटी डिमांड टू, कभी आप ज्यादा क्वांटिटीज बाय करें, कभी आप कम क्वांटिटीज बाय करें। इसी तरह कार शोरूम के बाद आप एग्रीकल्चरल मार्केट की एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर कि जिसके अंदर सप्लाई जो है और जब डिमांड हो रही होती है गुड और सर्विस की, तो बेसिकली उसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट की बात करें तो वही मार्केट से जहाँ फार्मर्स और गवर्नमेंट बैठकर एक लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रिंजल की प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, तो वो प्राइस ऑलमोस्ट सारे सब्जी वाले फॉलो करते हैं। तो सब्जी मंडी में जब आप सब्जी लेने जाएंगे, ठीक है ना, या ऐसी मार्केट जहां पर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फर्म्स है, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग सेम प्रोडक्ट, तो वहां पर आपकी प्राइस में बार्गेन पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना। प्राइसेस जो है वो हमेशा वहां पर कांस्टेंट रहती है जिस तरह यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपके पास जो है बेसिक प्राइस और बेसिक क्वांटिटी डिमांडेड कंस्ट्रक्ट हो गया, सही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड अगर कहाँ करता है, मुझे इसका बैकग्राउंड बताना जरूरी है वरना आपको इलास्टिसिटी समझ नहीं आएगी, सही है। तो हमारे पास अब हम जो है वो बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जहां तक बात है तो बेटा आपको केस तो पूरा समझ आ गया कि भाई परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता क्या है, ठीक है ना। अब हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जो है वो डेफिनेशन एग्जामिनर को बताए थे, ठीक है ना। यहाँ पर हम अपने पास थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। इट इज व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट is entirely dependent on the price of the product। ये तो बेसिकली इस तरीके से हो गया। अब ये जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपके पास this means that if any producer increases the price by even a minimal amount, his
demand will disappear. क्योंकि कस्टमर्स के पास यहाँ पर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ड्यू टू द availability of perfect substitutes. आपको बताया कि thousands of firms है, एक ही जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर इस तरीके से चीज अप्लाई होगी और ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम लोगों ने कर लिया। बेटा आई होप आप लोग को परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे प्रॉब्लम बताएं। Sir, what did you write after the tennis ball upwards? जस्ट गिव मी अ मिनट। सो आज की क्लास को यही एंड करते हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्लास Sir, आज की एंड हो गई। sir,